सारे बच्चे कल की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, कल खूब नंबर लाएंगे इसका मतलब। मैं भी फर्जी में पढ़ाता रहता हूँ, एक दिन पढ़ाया करूँ बस। जब प्रिपरेशन एक दिन में हो सकती है तो पढ़ाना भी एक दिन में हो सकता है भाई। सिर्फ सैटरडे को पढ़ के संडे को नंबर लाए जा सकते हैं, तो सैटरडे को पढ़ा के भी संडे को नंबर लाए जा सकते हैं। लेक्चर नंबर हेडिंग बताओ भाई जरा एक बार। nth ऑर्डर, उससे पहले का सारा रफ कर देना है। देखो बच्चों, आप लोगों को कुछ खास बात बताता हूं। आप लोगों का मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, लिक्विड सोल्यूशन खत्म हो गया है। जिनका नहीं हुआ है वो मंजिल बैच से देख ले, या मंथन, ये कौन सा बैच है? मंथन नहीं, कुछ नंबर होगा ना इसका ना, मंथन नीड बैच 2 से देख ले, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है वो कहां से देखेंगे, पता चल गया है, उस जगह से देखेंगे। तो मंजिल ए, मोल कॉन्सेप्ट, लिक्विड सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जैसा चल रहा है वैसे शायद ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है। मंडे को नहीं, मगर हाँ ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा। तो अब उसके बाद स्टार्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स। मैंने क्या किया है कि पैरेलल में आपका रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है। जैसे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा होती जाए, आप अभी क्या कर रहे हो, अभी आप ये काम कर रहे हो कि चैप्टर करते हो, फिर आप उसका एमपीएस करते हो, मंजिल प्रैक्टिस सीट, जिसमें 50 से 70 क्वेश्चन होते हैं। फिर आप आरपीएस करते हो, आरपीएस में 5 सीट होती हैं, आरपीएस 1, आरपीएस 2, आरपीएस 3, आरपीएस 4, आरपीएस 5। हर आरपीएस में 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब 60 क्वेश्चन ये करते हो, तो टोटल अभी हम 120 क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, मिनिमम। अब इसके बाद क्या है, आपको हर मंडे आपको 3 घंटे की एक प्रैक्टिस और होगी। हर मंडे शाम को 8 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, बताता जा रहा हूं। हर मंडे रात को 8 बजे से लेके 11 बजे तक एक क्लास चलेगी लाइव, आप लोगों को दिखेगी मंजिल बैच में। आप लोगों को दिखेगी मंजिल बैच सबको फ्री मिल चुका है ना? हाँ, नहीं, जिसका मन हो वो देखे, सबके लिए नहीं है। जो डॉक्टर बनना चाहता है सिर्फ उसके लिए है। हाँ बेटा, हाँ पूछो पूछो। तो कोई बात नहीं, मत देखो, तो कोई बात नहीं, मैंने क्या कहा, कोई बात नहीं, मत देखो। मैं तुम्हारे लिए करा ही नहीं रहा, करना तुम्हारा काम है। आप रिकॉर्डेड देखो, नहीं कर पाओ मत देखो, किसने तुमसे कहा है भाई? तुम्हारा काम प्रॉब्लम बताना नहीं है, तुम्हारा काम है सोल्यूशन ढूंढना। अब तुम कल कहने आ जाओगे कि सर यार गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, तो हम क्या करेंगे यार? अरे भाई 7:30 बजे क्लास छूटी, आधे घंटे में पहुंचो, नहीं पहुंच रहे रिकॉर्डेड देख लो। कितने दिन डेली आते हो बैच पढ़ने, बताओ? डेली आते हो बैच पढ़ने, नहीं आते हो? तो बहाने तो आप किसी भी चीज के बना सकते हो। तो देखो,
8 बजे से हर मंडे। क्यों? क्योंकि संडे को आपका टेस्ट रहता है। तो मैं चाहता हूं कि संडे जब आपका टेस्ट रहता है तो आप जिस तरह भी प्रिपरेशन करते हो अपनी जान लगा के प्रिपरेशन करके टेस्ट दो, जैसे भी देते हो, और उसमें जरा से भी टेंशन ना हो, इसलिए मैंने उसको मंडे को रखा है। हाँ, मगर फिर भी बच्चे पढ़ाई तो करते ही। मान लो मैं सैटरडे को शाम को रखूंगा, हमारा कुछ अलग चल रहा होगा, टेस्ट में कुछ अलग आ रहा होगा, तो बच्चा बेचारा कैसे कर पाएगा? और हमें तो ये उसके लिए तैयारी करानी है ना, मेन एग्जाम की। तो देखो 8 बजे से 11 बजे मतलब 3 घंटे। 3 घंटे करेंगे क्या, बता देता हूं। सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, 70-80 क्वेश्चन 3 घंटे में आराम से हो जाएंगे। 70-80 क्वेश्चन पीपीटी में लगे होंगे, हम दोनों लोग मिलके करेंगे। आपका काम है घर में बैठ के करना, मेरा काम है ऑनलाइन करना। इसके बाद काम अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर दूंगा, बाकी आप करते हो या नहीं इस पर ज्यादा मैं फोकस भी नहीं रखता। इसके लिए मैं कभी दुखी भी नहीं होता, क्योंकि मेरा काम है अपना बेस्ट देना, दूसरा का बेस्ट थोड़ी मैं दे सकूंगा। अगले दिन ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा 10 बजे रात में टेलीग्राम पे, उसी चैप्टर का टेस्ट ट्यूसडे को 10 बजे। इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 30 के। टेस्ट कहां मिलेगा? आपके चैनल पे भी मिलेगा, जो संकल्प नीट वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पे भी मिल जाएगा, मेरे वाले चैनल पे मिल जाएगा, सब पे डाल दूंगा, जिससे जो जहां ऐड है वहां से अपना कर ले टेस्ट। 30 क्वेश्चन का पीडीएफ। फिर वेजडे को 10 बजे इसकी आंसर की मिल जाएगी आपको। 10 बजे इसकी आंसर की आपको अगले दिन मिल जाएगी। आपका काम क्या है? आपको पढ़ा दिया गया चैप्टर, प्रैक्टिस सेशन भी लगा दिए गए, मतलब आपको असाइनमेंट भी दे दिए गए। जैसे पैकेज में असाइनमेंट में कुछ ऊपर नीचे था, इसीलिए मैंने मंजिल वाले असाइनमेंट दिए, क्योंकि वो असाइनमेंट के क्वेश्चन मैंने ही टिक किए। तो उसमें ऐसा कोई नहीं होगा कि एक ही सब टॉपिक के सारे क्वेश्चन है। हर सब टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और हर आरपीएस को मैंने एज ए टेस्ट बनाया है। यदि उसमें 17 क्वेश्चन है ना, तो हर सब टॉपिक का एक क्वेश्चन जरूर पड़ा होगा। मतलब वो 17 क्वेश्चन करोगे तब भी तुम्हें सारे सब टॉपिक का एक एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जैसे ऐसा ना हो कि पता चला मैंने 50 क्वेश्चन किए, सब टॉपिक कवर है 3। यदि तुमने 50 किए तो पूरा चैप्टर कवर होगा, और 20 भी किए तो भी पूरा चैप्टर कवर होगा। आप आरपीएस उठाओ, देखना हर सब टॉपिक का एक क्वेश्चन पड़ा होगा, क्योंकि उसमें 15 से 17 क्वेश्चन है। तो उसको मैंने एज ए मिनी टेस्ट भी बनाया है, कि जो बच्चा मिनी टेस्ट के फॉर्म में देना चाहे तो उसके फॉर्म में भी दे ले। उसके बाद इस पीडीएफ में भी 70, हाँ 3 घंटे में आराम से 60, 70, 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। 70-80 क्वेश्चन ये हो गए, फिर 30 क्वेश्चन ये हो गए, मतलब 100 क्वेश्चन यहां पर भी है। अब इस जगह पे आपका सबसे बड़ा फोकस है। इस क्लास को अपनी सुविधा के हिसाब से करिए। मान लो जो उस समय बैठ पाए, मैंने रात में इसीलिए रखा है कि भाई बच्चा बैठ जाए और आराम से 11 बजे तक करे, उसके बाद थोड़ा बहुत अपना जो भी काम करना चाहे करके सो जाए। मगर फिर भी ना कर पाए तो वो रिकॉर्डेड कर ले। करना है पढ़ाई, लाइव या रिकॉर्डेड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ाई करनी मैंने। ये तुम्हारा सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि ये जो 30 क्वेश्चन है इसमें हर बच्चे का परफॉर्मेंस 25 के ऊपर हो, यदि सिलेक्शन चाहते हो तो। तुम इस टारगेट से रहो कि यार ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, इसमें हमें 25 क्वेश्चन करने ही करने हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन आए। क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होगा, क्वेश्चन ऐसा भी नहीं होगा जो नीट में ना आने वाला हो पढ़ाओ, वही क्वेश्चन होंगे जो नीट में आ रहे हैं। तुम्हारा टारगेट हो कि 25 से ऊपर हम जरूर सही करेंगे। 30 क्वेश्चन है, 40 मिनट मिलेंगे, क्योंकि वहां पर सारे के सारे क्वेश्चन फिजिकल के 30 थोड़ी आएंगे, वो तो 20 आएंगे। और वहां पे हमें टाइम इनऑर्गेनिक से बच जाता है, ऑर्गेनिक से बच जाता है, बायो से बच जाता है। यहाँ पे सिर्फ फिजिकल के क्वेश्चन होंगे तो कैलकुलेशन भी होगी। तो 30 क्वेश्चन के लिए आपको 40 मिनट 35 मिनट आराम से मिलेंगे। 40 मिनट का अलार्म लगा के इसको करो, और टारगेट रखो कि 25 क्वेश्चन के एबव जरूर सही हो जाए, 25 से ऊपर सही हो। 22 से ऊपर सही है तो भी ठीक है, गुड है, मगर वो एक्सीलेंट में काउंट नहीं है। एक्सीलेंट में काउंट है 25 से ऊपर, कि 25 सही हो, 26 सही हो, 27 सही हो, ये सब एक्सीलेंट में आएगा। और 22 से ऊपर सही है तो गुड में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तब भी हमारा चैप्टर अच्छा है। बस कोई छोटे छोटे सब टॉपिक वीक है, इसका मतलब कि किसी सब टॉपिक में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए 2-3 क्वेश्चन कहीं से गलत हो रहे हैं।
या कोई चीज हमें अभी याद नहीं है, फार्मूले नहीं याद है या कॉन्सेप्ट नहीं याद है, ऐसा है। 25 से ऊपर है, सब सही है, सही चल रहा है, मस्त माहौल है, बस इसको हमें बना के रखना है और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। और इस पर आप टारगेट रखो, क्योंकि कभी ना कभी तो चेक पॉइंट बनाना ही पड़ेगा जो हमारी प्रिपरेशन को चेक करेगा कि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि अब हम पेपर दे के सेलेक्ट हो जाएंगे। वो चेक पॉइंट यही है। क्यों? हर चैप्टर का होगा और जितने चैप्टर हैं सबका होगा, तो हर चेक पॉइंट बना लोगे। तो यदि यहां तुम परफॉर्म कर ले गए तो तुम्हारा ये हुआ कि यार ये पोर्शन मेरा पूरा पक्का है। अब ये पोर्शन पक्का है तो जो पक्के नहीं है उन पर हम फोकस करेंगे। मगर पता चला हर चीज को 100 में करते रहे तो पेपर भी 100 में ही निकल जाएगा कि हाँ भाई पेपर में हमारे आ गए 375 नंबर, 420 नंबर, 423 नंबर, 510 नंबर। क्यों? क्योंकि आज तक हमने किसी पेपर में 90% परफॉर्म किया ही नहीं। तो कुमुलेटिव में तो और भी परफॉर्मेंस लो हो जाता है क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है। तो जब हम इंडिविजुअल में 90% नहीं कर पा रहा है तो क्यूमुलेटिव में हम 90% नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं, कर ही नहीं पाओगे। और तुम नहीं, हम भी नहीं कर पाएंगे। यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम भी नहीं कर पाएंगे। इंसान की प्रजाति में दोनों लोग पाए जा रहे हैं। तो टेस्ट आप दो, संडे को टेस्ट हो रहा, दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन मेरा जितना काम है वो मैं कराता जाऊंगा। इसके बाद क्या कराऊंगा वो भी बता देता हूं, मगर ये स्टार्ट करूंगा मैं जनवरी में। कब? 26 जनवरी के आसपास। ये अभी से स्टार्ट है, कल से नहीं, आज सैटरडे, मंडे से स्टार्ट है ये। उसमें मंथन 1 वाले भी बच्चे हैं, मंथन 2 वाले भी बच्चे हैं, मंजिल वाले भी बच्चे हैं, मंजिल प्राइम वाले भी बच्चे हैं, मंथन ऑफलाइन 1 2 3 4 5 सब है। सबका एक साथ इसीलिए करा रहा हूं। उन बच्चों का रिवीजन 2 हफ्तों से रुका था सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि मैं चाह रहा था एक साथ कराऊं। मेहनत करनी है तो थोड़ा अच्छे से करें। उनको अलग कराऊंगा, आपको अलग कराऊंगा तो 2 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि दोनों क्लास लेनी है। इससे अच्छा है 3 घंटे क्लास लो, दोनों को 1-1 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा मिले, अच्छे से कर पाए। इसके बाद क्या कराऊंगा बता देता हूं। देखो आप लोग क्या है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के क्वेश्चन खुद नहीं करते हो, या कभी कभी कुछ बच्चे करते भी हैं, ऐसा नहीं कि सबके लिए ये स्टेटमेंट है, मगर बच्चे नहीं करते हैं। और जिस तरह का माहौल इस बार कटा है, बवाल कटा है, तो उनके हाथ काफी बंधे होंगे, वो सब डरे होंगे, क्योंकि सबका अपना अपना डर होता है कि यार सरकार में कुछ भी बवाल हुआ तो अभी हम ही को हटा देंगे, रेस्टिगेट कर देंगे, और फिर जनता भी बवाल काटेगी। तो पेपर जो होगा एनसीईआरटी सेंट्रिक होगा। एनसीईआरटी सेंट्रिक का मतलब मैक्सिमम पॉइंट एनसीईआरटी से उठेंगे। तो आपको इसके बाद हर चैप्टर का एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, जैसे अभी मैं ऐसे पीपीटी लाता हूं ना भाई, कहां गए क्वेश्चन ये, तो मैं क्या है एनसीईआरटी की कटिंग चिपका दूंगा, ऐसे पीपीटी बना दूंगा आपके लिए, जो क्वेश्चन आपको करने चाहिए इस तरह से, क्योंकि एनसीईआरटी नीट और जेईई दोनों की सेम है, अलग अलग नहीं है। तो जो क्वेश्चन आपके मतलब के हैं इस तरह से मैं एक पीपीटी बनवा दूंगा चैप्टर वाइज। उसमें क्या होगा, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर सॉरी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, हर चैप्टर की इस तरह से एक पीपीटी बनवा दूंगा। तो मेरे हिसाब से शायद 50 क्वेश्चन तक होंगे, कभी 35 होंगे, कभी 40 होंगे, किसी में 50 होंगे। जनवरी में वो कराएंगे, जनवरी में वो कराएंगे। उसको हम लोग ऐसे करेंगे, या तो मैं डिस्कस कराऊंगा या फिर मैं उसको टेलीग्राम पे आपको डाल दिया करूंगा कि भाई मैंने सारे क्वेश्चन डाल दिए, आप कर लो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं किसी दिन मैं खड़ा होके डिस्कस कर लूंगा, या इसी तरह से डिस्कस कर लूंगा जैसे अभी मंडे को डिस्कस कर रहा हूं। जैसे अभी मैं मंडे को ये कर रहा हूं डिस्कस, वैसे ही डिस्कस कर लेंगे इसको खत्म होने, क्योंकि जनवरी तक ये लगभग इंड पॉइंट तक पहुंच जाएगा। 9 चैप्टर है और 9 चैप्टर के लिए 9 हफ्ते हैं। लास्ट में मैं हफ्ते बढ़ा दूंगा, अभी 1 हफ्ते में 1 कर रहा हूं, क्योंकि मैंने हफ्ते बढ़ा दिए तुम लोग फंस जाओगे, उनका तो सिलेबस खत्म है पूरा ऑनलाइन का। मगर यदि हफ्ते में 2 क्लास कर दी तो तुम लोग फंस जाओगे, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। ऐसे क्या है, हफ्ते में 1 होगी तो तुम्हारा सिलेबस हमेशा आगे रहेगा। जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ वो तुम्हारे यहाँ हो चुका होगा, क्योंकि तुम 3 चैप्टर आगे हो। जब मैं मंडे को करा रहा हूँ रिवीजन, तब तक ये चैप्टर काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा 1-2 क्लास में। तो जब मैं थर्मोडायनेमिक्स करा रहा हूँ तो वहां लिक्विड चलेगा, जब वहां थर्मोडायनेमिक्स खत्म होगा तो वहां काइनेटिक्स चलेगा, तो आप हमेशा आगे ही रहोगे। इसी वजह से मैंने हफ्ते में 1 क्लास रखी, 2 नहीं रखी है, नहीं तो 2 रख दूंगा तो तुम लोग पीछे आ जाओगे। वो लास्ट में 2 करूंगा, तब तक तुम लोगों का भी हो जाएगा, और फिर एनसीईआरटी वाला चालू करेंगे। तो मैं तो अपनी तरफ से काम करके चला जाऊंगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि हम हर साल करते हैं, हर साल करते हैं।
तो हम तो कर देंगे, मगर सारा कुछ तुम्हारे पक्ष में, जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और सब कुछ पढ़ा दूंगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कहां से क्वेश्चन आएगा ये भी पता कर लूंगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करना ही अपना काम है। मगर कर पाओगे नहीं कर पाओगे इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं बार बार आपको बताता जा रहा हूं। और मेरा नहीं, किसी टीचर का कोई लेना देना नहीं। यदि कोई कह रहा है कि नहीं मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए सेलेक्ट हो जाओगे, तो समझ लेना सबसे बड़ा झूठ यही है। बाकी सब झूठ इससे दूसरे नंबर पे आते हैं, इससे बड़ा झूठ कोई होता ही नहीं है। क्योंकि तुम जितने बैठोगे उसमें से कुछ ही सेलेक्ट होगे, और पढ़ाया सबने सबको है। ये सब सबके लिए चल रहा है, ऐसा नहीं है कुछ स्पेशल इनके लिए चल रहा है या इनके लिए चल रहा है, सबके लिए एक चीज चल रही है, यूनिवर्सल चल रहा है। मगर सेलेक्ट सब नहीं होंगे, क्योंकि इसके पीछे की जो मेहनत है वो तुमको करनी है। हमारी मेहनत हमको करनी है, मगर तुम्हारी मेहनत तुमको करनी है। हमारी मेहनत हम कर क्यों पा रहे हैं उसके पीछे दो रीजन है। एक पैसे का मोटिवेशन है, एक जिम्मेदारी का मोटिवेशन है। दो मोटिवेशन है, एक मोटिवेशन कि भाई हमको पैसे भी मिलते हैं, और दूसरा मोटिवेशन है कि जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्यों? कि यदि मैं गड़बड़ करूंगा तो मैंने लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में डाल दिया अपनी लापरवाही की वजह से। और सब लोग कहते हैं कि ऊपर वाला देखता है, तो ऐसा नहीं है कि वो मंदिर का घंटा बजाने पर ही देखता है, वो ऑटोमेटिक देखता है। तो देखता है तो भाई सांप है डसेगा तो ही, आज नहीं तो कल तो वो तुमको निपटाएगा भी। कब निपटाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। यदि सब लोग यदि मानते हैं तो, मैं तो इसीलिए काम से मतलब रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है हर बुक में एक ही चीज लिखी है, अच्छे काम करो। तो बस अच्छे काम करो ना, उसमें जाने की जरूरत क्या है? जब सब में एक ही बात लिखी है, आप किसी को भी पढ़ लो, सब में एक बात लिखी है अच्छे काम करो, तो बस वही कर दो यार। उसमें जाने की वजह कहां है? किस बुक में लिखा है कि जाना जरूरी है? किसी में नहीं लिखा है कि नहीं जाना जरूरी है, कि उस जगह जाओगे तब तुम अच्छे होगे। तो सब बुक में लिखा है अपना काम ईमानदारी से करो, तो बस उसी को कर दो, उसके बाद कुछ मत माना करो। मैं नहीं मानता, तो वो जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करता हूं भाई मैं अपना काम बेस्ट कर दूं। जैसे ये ना हो कि नहीं मैंने लापरवाही की जिसकी वजह से बच्चे का फ्यूचर लटका है, मैं अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं करूंगा। मगर हाँ, सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में, फ्यूचर तुम्हारे हाथ में। इस 3 महीने की गलती 50 साल तक भोगनी पड़ेगी, 1-2 साल तक नहीं, 50 साल तक। जब तक जिंदा रहोगे तब तक भोगनी पड़ेगी कि यार हम क्लास में तो 8 बजे नहीं पहुंचे, मगर टिफिन उठा के ड्यूटी 7 बजे जरूर जा रहे हैं। और वो झक मार के जानी पड़ेगी, नहीं तो वो दूसरे दिन भगा देगा या पैसा नहीं देगा। तो वो प्रेशर सबसे बड़ा होता है। और इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो गार्जियन को देख लो अपने अपने, किसी ना किसी जॉब में है। यदि वो सरकारी जॉब में तो भी झक मार के जाते हैं, यदि रेलवे में है तो दिवाली की भी छुट्टी नहीं है, होली की छुट्टी नहीं है, बैंक में तो भी उनको 7 बजे पहुंचना ही पहुंचना है। कांड कोई भी हो, बवाल उन्हीं के ऊपर आना है। तो हर जगह टेंशन, तब तुम्हारा कोई वो नहीं चलेगा। वहां क्या है, उसी 5 रुपए के लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूं कि जब हमें मेहनत करनी है तो अभी कर लो, 5 रुपए के लिए करो, 5 करोड़ के लिए करो। मेहनत तो करनी है, उससे तो बच ही नहीं सकते हो। उससे तभी बच सकते हो जब कूद जाओ जाके कि नहीं पड़ गए भाई क्या मेहनत करनी, बस। नहीं तो मेहनत करनी है। अब तुम में समझदारी होनी चाहिए कि 50 साल मेहनत करनी है और 5 रुपए कमाने हैं, कि 5 महीने मेहनत करके 5 करोड़ रुपए कमाने हैं और फिर 50 साल अय्यासी काटनी है। ये तुम्हारे अंदर का टैलेंट है, तुम्हें सोचना है, और यही सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यदि आप सोचते हो कि नहीं ऑटोमेटिक पैसे कमा लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। राजनेता बनना, गुंडा बनना, ये सबसे टफ काम है। पूरी दुनिया पढ़ाई क्यों करती है? क्योंकि ये इजी काम है, इसमें फेल हो तब भी कैरियर बन जाता है। मान लो कोई एमबीबीएस नहीं कर पाया तो बीडीएस कर लेता है, बीडीएस नहीं कर पाया तो नर्सिंग कर लेता है, नर्सिंग नहीं कर पाया तो टीचर बन जाता है, टीचर नहीं बन पाया तो ट्यूशन पढ़ाने लगता है, ट्यूशन नहीं पढ़ा पा रहा तो स्कूल पढ़ाने लगता है। कितनी जॉब है। गुंडे में देख लो, टॉप लेवल के गुंडे ना बन पाए तो रोड में किसी ने इनकाउंटर करके फेंक रखा है। उसमें कैरियर बहुत छोटा है, उसमें बहुत मेहनत है। आप अपने शहर में देखो 4 ही 6 गुंडे होंगे जिनके नाम होंगे, मगर डॉक्टर देखो जाके तो 100 डॉक्टर होंगे जिनके नाम होंगे, 100 टीचर होंगे जिनके नाम होंगे। तुम जिस चीज को सबसे इजी समझते हो वो सबसे टफ काम है, इसीलिए सब लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सब लोग नहीं कर पाते। तुम जिसको इजी समझते हो सबसे टफ है, नॉर्मल बात नहीं हो, और सबसे इजी काम यही है, इसीलिए सारी दुनिया पढ़ाई करती है। नहीं तो पढ़ाई से किसी चीज का लेना देना नहीं है। कपड़े पहनना तुम बिना पढ़े जानते हो, पैसे गिनना तुम्हें पहले से आता है, मम्मी को मम्मी कहते हो, पापा को पापा कहते हो, लड़की को लड़की कहते हो, लड़के को लड़का कहते हो, तो तुम्हें सीखना क्या है?
कुछ नहीं सीखना है। ये सब जो हम सुबह से लेकर शाम तक पूरी जिंदगी पढ़ रहे हैं जब से पैदा हुए हैं, इसका रोल कहीं है ही नहीं। सिर्फ एक चीज के लिए कर रहे होते हो कि यार ये सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का, बाकी सारे तरीके इससे टफ है, इसलिए सबसे आसान तरीका में सारी दुनिया घुसी पड़ी है, क्योंकि बाकी तरीके सबसे टफ है, तो वो कहां से बन पाएंगे। तो आप लोग पूरी जान लगाओ, नहीं तो ध्यान रखिएगा 50 साल की जेल है ये, 50 साल भोगना खुद ही पड़ता है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। अभी क्या है, गार्जियन की आंखों में चमक है कि लौंडा डॉक्टर बनेगा, इसलिए कहते अच्छा बेटा 5 रुपए चाहिए ले लो। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा नहीं ये डॉक्टर नहीं बनेगा, कहेंगे तो 5 रुपए चाहिए, 2 लाते मरेंगे, चलो बाहर निकलो, जाओ कमाओ खाओ जाके। मान लो कोई गार्जियन ज्यादा अच्छा होगा तो वो तुम्हें 25 की जगह 26 तक ले जाएगा, और अच्छा होगा 27 तक ले जाएगा, मगर 28 साल में लात पढ़नी पड़नी है। और वो उसके लिए नहीं, उसकी भी मजबूरी है, उसकी भी मजबूरी है अपनी, उसका काम है अपना फर्ज निभाना, वो निभा चुका है, उससे ज्यादा थोड़ी फर्ज निभाएगा। तो ये ध्यान रखिए। और मेरा बस एक ही मानना है, या तो काम करो नहीं, और यदि इंसान का दिमाग दिया गया है तो सही जगह पे यूज करो। आप या तो मेहनत ही ना करो, ठीक है हम 50 साल अपना मेहनत करेंगे, और करनी है तो थोड़ी ज्यादा कर लो, जैसे 50 साल अय्यासी काट पाए। जो दुनिया में बना सब तुम्हारे लिए, खूब पैसे खर्च करो, खूब कमाओ, खर्च करो, किसने मना किया है भाई, कमाओ खर्च करो। अब तुम सोचते हो कि बिना पैसे के कोई अय्यासी कटती है, तो ये फर्जी चीज है। यहां से नीचे उतरो, कुछ भी खाने जाओगे 100 रुपए घुसेंगे ही घुसेंगे। अब तुम्हें सर्दी लग रही है, हमें सर्दी लग रही है? और जबकि सर्दी नाम की चीज होती नहीं है। आपको मैं बता दूं, मैंने 2-3 महीने ऐसे काटे हैं कि सर्दी में सर्दी नहीं लगती है। क्यों? घर में सेंट्रलाइज एसी, सर्दी है तो सेंट्रलाइज बॉयलर चल रहा है, गाड़ी में घुसे बॉयलर चल रहा है, जहां पहुंचे होटल में वहां पर भी बॉयलर चल रहा है, तो पता चला पूरा दिन टी शर्ट में ही जा रहा है। दुनिया को सर्दी लग रही है, अपने को घंटा नहीं लग रही है। गर्मी में भी पता चला दुनिया को गर्मी लग रही है, अपने को बिल्कुल नहीं फर्क पड़ रहा है। घर में सेंट्रलाइज एसी, कार में सेंट्रलाइज एसी, जॉब करने गए, क्लास लेने गए, वहां पर भी सेंट्रलाइज एसी, पता ही नहीं चला गर्मी कितनी है, पता ही नहीं चला गर्मी कितनी है। हजारों बार ऐसा हुआ कि पूरे 3-3 महीने निकल गए, लोग कह रहे बहुत गर्मी है, हमें पता ही नहीं चला गर्मी है कहाँ। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह पे मैं गया ही नहीं कि जहां पे गर्मी हो। घर में रहा, घर से कार में बैठा, कार से गया कोचिंग, कोचिंग में सेंट्रलाइज एसी है। और स्टूडियो की वजह से वो इतना चिल्लाता है कि सर्दी में भी मुझे ध्यान है कि मैं टी शर्ट के ऊपर ये वाली वो पहनता था, ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, शर्ट, डेनिम की शर्ट। और किस लिए? क्योंकि वो इतना तेज एसी चला के चलते हैं कि गर्मी में मुझे ये पहननी पड़ती थी, जो मैं अभी सर्दी में पहने बैठा हूं यहाँ। तो ये सारे गर्मी सर्दी अमीर गरीब ये फर्जी लोगों के लिए है। आपके पास पैसा है तो मौसम आपका गुलाम है, आपको कैसा मौसम चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए बताओ, सब हाजिर है। और नहीं है तो भाई कीड़े मकोड़ों की तरह रहेंगे, तुम भी हम भी। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कोई कह रहा हूं, अपने लिए भी कह रहा हूं, रहेंगे नहीं तो कहीं नहीं है। मुझे ध्यान है, मुझे भी सर्दी लगती थी, मैं साइकिल से जाता था कोचिंग, सुबह 5 बजे का मेरा ट्यूशन होता था। अब तो फॉग नहीं पड़ता है क्योंकि पोल्यूशन है, नहीं तो जो भी स्वेटर पहनोगे ना, स्वेटर के ऊपर वो सब वो व्हाइट कलर के, जैसे गाँव में अभी भी पड़ती होगी शायद, बहुत दिन हो गया मैं गया नहीं हूं, तो वो पूरा गीला हो जाता था, मफलर गीला हो जाता था, ये गीला हो जाता था, सिर गीला हो जाता था, हाथ गीले हो जाते थे। 5 बजे एकदम सर्दी में मस्त। मगर उस समय एज ऐसी होती कि मेहनत हो जाती, पता नहीं चलता है। उस समय भी मस्ती मस्ती में निकल जाते थे कि हाँ यार चलो जा रहा है, ट्यूशन पढ़ा, ट्यूशन से स्कूल चले गए, स्कूल से वापस आए, खाना पीना खाया, फिर एक कोचिंग चले गए, कोचिंग से वापस आए, फिर काम किया सारा जगह का। मगर हो जाता था, क्यों? क्योंकि उस एज में सब हो जाता है। जो जिस एज में तुम हो ना, पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी खुश हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अभी मेंटली प्रेशर नहीं है, तो तुम मेहनत कर ले जाओगे, उस एज में मेहनत हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई अलग तरह की चीज है हम ही ने की होगी, तुम भी कर ले जाओगे। मगर इसके आगे वाली चीजें बहुत दिक्कत देती है। तो आप करो, हम कह रहे हैं नीट नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई दूसरी चीज हो जाएगी यार, मेहनत तो करो। जरूरी थोड़ी कि सब डॉक्टर ही बनेंगे, अरे डॉक्टर बनना क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी बन जाना यार, सब में मेहनत है। और जिसमें भी आप मेहनत करोगे सक्सेस जरूर होगे। तो पेपर दो, टेस्ट दो, ताकत लगाओ, 4 महीने आपके पास हैं, ताकत लगाओ। हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं, आप भी लगाओ, और सब लोग पीवाईक्यू भी लगाओ। जैसे तुम्हें ये पता हो कि पेपर में आता क्या है, पेपर में आता क्या। अभी बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने। वो किसी सब टॉपिक में 20 क्वेश्चन लगा के बैठा है जिससे 0 क्वेश्चन आते हैं,
और किसी सब टॉपिक में 3 क्वेश्चन लगा के बैठा जिससे एक क्वेश्चन पक्का आता है। ऐसी बहुत सारी चीजें। तो जब आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको ये आइडिया होने लगेगा कि यार पेपर में आता क्या है, तो तुम उसी तरह के क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उसी तरह की चीजों की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। जैसे आप सारे बच्चे देखो पेपर उठाओ तो 2 से 3 क्वेश्चन सीक्वेंस वाले फिक्स है ऑर्गेनिक में, कि ये डाटा दिया है, फिर इससे ए बनना है, फिर इससे बी बनना है, फिर सी बताओ क्या बनना है। आप किसी भी पेपर को उठाओ, चाहे 24 को उठाओ, चाहे 23 को उठाओ, चाहे 22 को उठाओ, चाहे 21 को उठाओ, चाहे 20 को उठाओ, हमेशा 5 साल के पेपर का एनालिसिस करो, क्योंकि ट्रेंड हर बार चेंज होता रहे। आप देखो 2 क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे, होता ही नहीं कि ना मिले। उसी तरह क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आता ही आता है, आप चेक कर लो, ऐसा होता ही नहीं कि ना आए। पीवाईक्यू लगाओगे तो ये सारी चीजें समझ में आएंगे कि यार ये चीज हमें ज्यादा करनी चाहिए, ये चीज हमें कम करनी चाहिए, इस चीज को हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए, इस चीज को हमें कम पढ़ना चाहिए। ये सब पीवाईक्यू बताता है आपको कि हाँ यार करना क्या है। पता चला आईपीएससी हमने 16 क्लास पढ़ी, आईपीएससी से 0 या 1 की रेशियो है, या तो 0 क्वेश्चन आता है या 1 आता है, हर समय 1 नहीं आता, चेक करो 0 या 1। हाँ अच्छा, नहीं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं तो ये सारी चीजें आपको समझनी होती है, यही सारी चीजें टीचर को भी समझनी होती है कि जिस चीज में जितना रेशियो हमें उतना ही टाइम देना है। अब पता चला जिससे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको मैंने 4 क्लास में किया, तो फिर यार समझदारी कहां हुई। तो ये सारी चीजें, अब जैसे पता चला थर्मोडायनेमिक्स है, अब मैं काइनेटिक्स खत्म करूं 10 लेक्चर में और थर्मोडायनेमिक्स 5 लेक्चर में, तो थर्मोडायनेमिक्स में तो यार कंटेंट भी ज्यादा है, क्वेश्चन भी ज्यादा है, और पता चला मैंने 5 में निपटा दिया। तो इससे क्या होता है, बच्चा फंस जाता है, उसने उस चीज के खूब क्वेश्चन कर लिए जिसमें 0 आया, पता चला उसकी सारी मेहनत 0 में निपट गई, और उस टॉपिक के कम क्वेश्चन किए जिससे ज्यादा पेपर आना है, और कम क्यों किए, उसको टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर खत्म हुआ अगला चैप्टर चालू हो गया, तो उसको टाइम मिला। बच्चा तो बच्चा ही है, इतना नॉलेज उसके पास हो तो फिर हमारे लोगों की क्या जरूरत है, हम लोग कोई अलग चीज थोड़ी पढ़ाते हैं, वो सारी चीजें उसको आती हैं, हर बच्चे को सब कुछ आता है। 3-3 साल से बैठे हो, इतने तो समझदार ही हो। तो आपको पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू से आपको यह पता रहेगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा था, अब जैसे पता चला मोल कॉन्सेप्ट है, 20 लेक्चर में पढ़ा दूं, आएगा तो 2 ही क्वेश्चन ना, 4 थोड़ी हो जाएगा। मगर यदि मैंने इधर 20 पढ़ाया तो कहीं ना कहीं जाके मुझे 4 लेक्चर में कोई चीज खत्म करनी पड़ेगी। अब पता चला उससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उसको मैंने 4 में खत्म कर दिया। ये सब आपको समझना होता है, टीचर को भी समझना होता है कि यार किस चीज को कैसे पढ़ाना है, किसको कम पढ़ाना है, किसको ज्यादा पढ़ाना है, किस चीज में कितना नॉलेज देना है, जैसे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस क्या है, पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, रिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें मिलकर सिलेक्शन कराती है। क्योंकि जो आपके बीच में बैठा है वही सेलेक्ट हो रहा है, कोई नया बच्चा नहीं आ रहा है ऊपर से टपका सेलेक्ट हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप में से ही कोई सेलेक्ट होता है। तो ये सारे काम आपको अच्छे से करने हैं, तो पीवाईक्यू सारे बच्चे लगाएं, खूब मेहनत करें। बाकी सारी चीजें हम लोग करा देंगे, उसमें कुछ नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम ऑफलाइन से करा लें चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन से करा लें। ऑफलाइन में आपको पूरा पूरा पढ़ा रहा हूं, मगर मैं सोच रहा हूं कि मैं तब तक लास्ट तक गया, पता चला रिवीजन के लिए टाइम ही ना मिला, तो निपट जाओगे ना। इसी वजह से मैंने 2 हफ्ते उनका रिवीजन रोका, नहीं तो उन बच्चों का तो नुकसान ही है यार। उनका रिवीजन तो मैंने प्रॉमिस कर रखा था कि मैं तुरंत कराना स्टार्ट करूंगा, बेचारे मैसेज भी करते हैं, मगर मैंने कहा उनके पास खूब टाइम है, क्यों, 5 महीने बचे हैं, रिवीजन में मुझे 10 क्लास लेनी है, किसी भी दिन लपेट देंगे एक साथ कि हाँ भाई चलो अल्टरनेट क्लास लगा दे रहा हूं, तो उसके लिए तो मेरे पास खूब टाइम है, मगर तुम्हारे लिए टाइम कम था, इसलिए ये हुआ कि यार इनको भी साथ में लेके चलो, नहीं तो ये रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और फिर बच्चे ही हैं बेचारे, पढ़ तो लेंगे मगर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो इन चीजों को आप हल्के में मत लीजिएगा कि नहीं यार ठीक है एज ए क्लास ले लिया, नहीं तो सारी चीजें एज ए क्लास ही लेते रहोगे तो सिलेक्शन कब कराओगे। तो आप पूरी ताकत से ये टेस्ट दोगे, पूरी ताकत से टेस्ट दोगे, जितनी तुम्हारे पास क्षमता होगी आप तुम टेस्ट दो कि नहीं यार हमने नोट्स बुक पढ़ ली, मैंने एमपीएस कर लिया, आरपीएस कर लिया, ये वाले क्वेश्चन भी कर लिए, अब टेस्ट देते हैं, और टेस्ट में परफॉर्मेंस 25% से ऊपर रखते हैं, टेस्ट में परफॉर्मेंस 25 क्वेश्चन से ऊपर रखते हैं, क्योंकि जब 25 क्वेश्चन से ऊपर रखोगे तो सेलेक्ट होगे। और हर चैप्टर से
2 क्वेश्चन पेपर में लगभग मिलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग मिलेंगे। ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिससे 2 क्वेश्चन आपको ना मिल रहे हो। आप देख लीजिएगा, लगभग 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, किसी से 2, किसी से 3, किसी से 2, किसी से 3। तो किसी भी चैप्टर को तुम स्किप नहीं कर सकते हो, और किसी भी चैप्टर में तुम कम नहीं पढ़ सकते हो कि नहीं यार ये चैप्टर जल्दी से उड़ा दे। जल्दी से उड़ाए तो 2 क्वेश्चन उड़े नहीं। तो आप एक बार 5 साल के पेपर को लेके बैठो, और 5 साल के पेपर को लेके बैठने के बाद उसको चैप्टर वाइज डिवाइड करो कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, और उस देखो कि उस चैप्टर में तुम्हारी हालत क्या है अभी। तो एनालाइज करना जरूरी है। वही 24 घंटे सबको मिलेंगे, तो मेरे हिसाब से तुम इस चीज को जरा पकड़ लो, नहीं तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन गिर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का मैं पूरा बता दूंगा, एक एक, हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आने हैं मिनिमम, मैक्सिमम 3, 2 3 2 3। यदि किसी से एक आया तो दूसरे से 3 आ जाएगा। और 3 आने वाले मेनली चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम को एक पार्ट मान के चलते हैं एनसीईआरटी की वजह से। एनसीईआरटी की वजह से वो इक्विलिब्रियम को एक पार्ट मान लेते हैं, आयनिक और केमिकल को मिलाकर, इसलिए वो इक्विलिब्रियम से 3 दे देते हैं। अब वो क्या करते हैं, कभी कभी वो इक्विलिब्रियम में 3 में से तीनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से डाल देते हैं। जैसे लास्ट ईयर का पेपर देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम से ही क्वेश्चन डाल रखे हैं भाई ने, और छोटा चैप्टर भी है मगर सारे क्वेश्चन उसी से पढ़े, आयनिक से नहीं पढ़ा है। उसके पीछे उसकी गलती नहीं है, क्योंकि जिसको पेपर बनाने को दिया गया वो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर को देख रहा है। एनसीईआरटी में लिखा है इक्विलिब्रियम, तो उसने उसको एक चैप्टर माना है, 2 चैप्टर नहीं माने हैं। टीचर पढ़ाते समय 2 चैप्टर मान के चलता है। तो उसने क्या किया, इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन डाल दिए, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, क्योंकि उसने एक चैप्टर माना और चैप्टर बड़ा है, केमिकल आयनिक दोनों मिला दो तो उसमें से ज्यादा पोर्शन घुसेड़ दिया जाके केमिकल से, आयनिक से नहीं किया, जबकि आयनिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये छोटी छोटी ही बातें हम लोगों को एनालाइज करनी होती हैं एज एक्सपीरियंस कि यार ये यहाँ पे क्या लोचा कर सकता है। तो बच्चों को बता के रखो, ऐसा ना हो बच्चा सोचे केमिकल इक्विलिब्रियम से यार ज्यादा से ज्यादा एक आएगा और ढीला डाल दे, और वो पेपर बनाने वाला उसको एक यूनिट मान के चल रहा है, लपेट दे, तो बेचारा बच्चा उस जगह जाके फंस जाए, सारी मेहनत उसकी उस जगह जाके बर्बाद हो जाए। तो वो छोटी छोटी बातें ही हम लोगों को ध्यान रखनी है, बच्चों को सिखानी है। और क्या है, बच्चे तो इतने टैलेंटेड नहीं है, हम लोगों के जमाने के थोड़ी ना है। हम लोगों के टाइम पे तो टैलेंट ही कम था, टीचर बच्चों के पास, टीचर के पास खूब था, बच्चों के पास कम था। क्यों, नेट था नहीं, बुक थी नहीं, तो जो कुछ पढ़ना है या तो बुक से पढ़ना है या जो टीचर ने बताया। आपके पास तो अभी ढेरों चीजें हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, ऐप भरे पड़े हैं, 3-3 हजार में इतने अच्छे अच्छे बैच हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। बस टेंशन एक बात की कि हम में कितनी इंटेंशन है सेलेक्ट होने की। अब उस जमाने के बाद चले गए कि नहीं हमारे पास पैसा कम है तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो सब खत्म हो गया है। अब तो ये है कि तुम में जज्बा है तो तुम पढ़ पा रहे हो, अब जज्बा ही की कमी है तो फिर तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। तो चलो, हमने काफी कुछ भाषण आपको दे दिया है, ठीक है, इससे तुम समझ गए होगे कि तबीयत ठीक हो रही है इनकी, लगता है। हाँ, मैं इसलिए बोलता रहता हूं ना, क्योंकि यार मैंने जिंदगी बहुत अलग तरीके से जी है। मैंने 10 रुपए की अहमियत उतनी देखी है जितनी आज मैं कम से कम 1 लाख की मान के चलता हूँ, ठीक है। और उतनी अहमियत मैंने 10 रुपए की भी देखी है, कि वो 10 रुपए उस समय मेरे लिए इतनी अहमियत रखते थे जो आज शायद 1 लाख रुपए लगते होंगे। तो वो 10 रुपए बहुत कीमती होते हैं, किस समय के, इस समय के, कि उस 10 रुपए के चक्कर में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, और आज 1 लाख के लिए मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। तो वो टाइम होता है, तो वो टाइम आपके साथ भी आएगा, क्योंकि आप भी उन्हीं जमीनों से उठे हुए हो। आप में से भी कोई अमीर नहीं है, सब नीचे से ही आए हुए हैं, सब साइकिल से पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। मैंने उस समय ऑनलाइन था नहीं, तो हमें कभी कोई ऐसा बैच नहीं मिला कि 3,000 रुपए में सब कुछ पढ़ने को मिल जाए। नहीं तो आज मैं पढ़ा ना रहा होता, सीधा आईआईटी में होता या एनआईटी में होता। बायो मुझे आती नहीं थी, मैं मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता था। बायो मतलब उस टाइम 9th में ही छूट जाती थी, 9th या 10th में, शायद 10th में छूट जाती थी। तो मैंने 10th में सबसे पहले बायो ही छोड़ दी, आती नहीं थी, कह रहा क्यों, आती नहीं थी। मैथ्स में मेरे पूरे में पूरे थे, मैथ्स में 2 बुक चलती थी, एक वो आरडी शर्मा और एक और कोई थी मनोहर रे करके, आर एस अग्रवाल, आरडी शर्मा आर एस अग्रवाल। तो यार दोनों बुक मैंने रट रखी थी, मतलब जो आते थे क्वेश्चन वो तो आते थे, और जो नहीं आते थे वो रट लिए थे, छोड़ता कुछ नहीं था मैं।
हाँ हाँ, उसके आंसर क्या सोल्यूशन भी आता था पक्का, क्योंकि आप लोगों के जमाने में मानिए, हमारे जमाने में मार पड़ती थी, तो भाई मैथ्स वाले सर बहुत मारते थे। तो आता है ठीक है, नहीं आता है तो रट देते थे। क्यों? क्योंकि मार से बचना पड़ेगा, और मारने में ऐसा नहीं कि धीरे धीरे, वहां कोई रोकने वाला नहीं होता था। यदि मैं ये बता दूं ना कि पापा ये टीचर बहुत मारता है, तो कहन बस तुम यही रहोगे। वो अच्छा पढ़ा है बुरा पढ़ा है मगर तुम यही रहोगे। हाँ, क्यों? क्योंकि मारता है तो तुम सुधरे रहोगे, पहला रूल ये। दूसरा रूल तो पढ़ाई है। तो मैथ्स में जब 10th का पेपर था, देखो मैं बताता हूँ, तो मैं 10th का पेपर दे रहा था, तो यार बच्चे हैं तो बच्चे तो खेलते ही हैं। तो जिस स्कूल में मेरा सेंटर गया था, मेरे बगल वाली गली में एक अंकल जी रहते थे, उस स्कूल में वो पोस्टेड रहे, मतलब वो उस स्कूल में जॉब करते थे। अब यार जैसे बच्चे होते वैसे मैं भी था, तो मैं भी गली में खेलता रहता था। तो गली गली में खेलने से उनको लगता होगा अच्छा ये पढ़ता होगा थोड़ा बहुत। अब मैथ्स के पेपर वाले दिन वो घुसे उधर से, जैसे अब मैं पेपर कर रहा था, तो मैथ्स यूपी और बिहार में क्या होता है, मैथ्स को टफ माना जाता था। तो घर वाले बहुत वो करते थे कि मैथ्स अच्छे से पढ़ना, मैथ्स अच्छे से पढ़ना। तो मैथ्स थोड़ी ज्यादा पढ़ता था, तो मैंने रट डाली थी बुकें। वो आए, कर पा रहे हो? तो मैंने कहा हाँ। कहते अच्छा। तो वो थे हिंदी के, उनको मैथ्स से क्या पता। फिर वो एक मैथ्स के टीचर को लेके आए कि देखो ये लौंडा कुछ कर पा रहा है। तो उन्होंने देखा, तो मैं तब तक भर चुका था 5-6 कॉपियां। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते थे, कुछ हमें आते थे कुछ नहीं आते थे, तो रटे हुए थे। बुक ही से आ जाते थे तो रट रखे थे, छाप देता था। ठीक है। तो उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने कहा नहीं सारा पेपर कर रखा है। वो जबकि हिंदी के थे, तो उन्होंने सोचा यार बगल का लड़का है, कुछ नहीं कर रखा होगा तो बता देंगे। वो सिंपली बताने ही आए थे, उसमें ऐसी बात नहीं है। मगर उन्होंने देखा नहीं कर रखा है, वो सोच रहे होंगे कर नहीं पाया होगा ये, क्योंकि सारा दिन तो खेलता ही रहता है। मेरा शेड्यूल ये था कि मैं शाम को खेलता था 5 बजे से लेके 7 बजे तक। 5 से 7 मैं पढ़, कभी घर के अंदर नहीं पाया जाऊंगा, या तो लौंडों के साथ, मतलब दोस्तों के साथ। ठीक है, वो रोड के बाहर ही मिलूंगा, मतलब क्रिकेट खेल लिया, उस समय क्रिकेट क्रिकेट होता था, या और कुछ खेल लिया, या फिर खड़े होके बातें हो रही है, अंदर नहीं मिलूंगा। मगर तो जब गेट के बाहर मिलो ना, तो लोग सोचते अच्छा ये दीक्षित जी का लौंडा पढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि बुढ़े लोग भी शाम को ही बैठे रहते थे, चौपाल बचाए, तो उनको लौंडा लगता है यार ये पढ़ता नहीं है। अब भाई सुबह स्कूल गया 5 बजे पहले, ट्यूशन गया, फिर स्कूल गया, फिर कोचिंग गया, तो तुरंत जाके कैसे पढ़ूं? तो मैं आराम से बाहर आ जाता था, 7 बजे मैं घर के अंदर घुसता था, फिर मैं 1-2 बजे तक पढ़ता था बस। 4-5 घंटे 6 घंटे में जितना भी पढ़ लेता था पढ़ लेता था। तो उन्होंने देखा कि यार इसने मैथ का पेपर पूरा सही किया है। अब उन्होंने आके मोहल्ले में अपना गा दिया कि हाँ भाई इस लौंडे ने, जो दीक्षित जी का लौंडा है ना, वो पढ़ने में अच्छा है, उसने मैथ में पूरे पेपर सही किया है। अच्छा, मैंने मैथ्स का ही पेपर पूरे में पूरे सही किया था, बाकी नहीं किया था मैंने। अब जैसे मेरे को वो नहीं आती थी, अभी कौन सा पता है, बायो। बायो का पेपर मैंने कैसे रट्टा अट्टा मार के सेट करके गया था, बड़ा मुश्किल से पास हुआ कि नहीं यार। केमिस्ट्री में ठीक था, फिजिक्स में ठीक था, ठीक है, बाकी सब पेपर ठीक गए। बायो में साइंस में आता था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मिला के आती थी। तो पहले मैंने यही सेट किया था कि ऑप्शन में हम पहले फिजिक्स केमिस्ट्री करेंगे, जब कुछ नहीं मिलेगा तो बायो करेंगे। तो उस समय माइक्रोकांडिया और वो सब फूल पत्ती कुछ होता था। तो भाई वो जो आती थी ना, एक वो आती थी बुकलेट, 10 साल वाली, क्या बोलते थे उसको, हाँ, उससे मैंने बायो का रटा था कि यार बायो के क्वेश्चन इसी से फंसाएंगे बस, इसके ऊपर नहीं। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री अपना करके आ गया। तो बायो वाले में मैं ऑप्शन में हमेशा रहा, जहां जहां बायो को जरूरत पड़ी कि नहीं अब करना ही पड़ेगा, तो किसी तरह से ही फंस गए तो कर दिया, नहीं तो छोड़ दिया, कर दिया। अब उसका बेनिफिट देखो मुझे क्या मिला। जब मैं आया 11th में, तो उस समय क्या होता था, 11th-12th में लोग जेई की प्रिपरेशन नहीं करते थे, क्योंकि उस समय पेपर टफ आता था, तो वो 12th पास होने के बाद करते थे। तो मैं जब 12th में गया, तो मैं गया काकादेव। काकादेव एक मतलब कोचिंग, बहुत कोचिंग है, एक गली में घुसोगे सब कोचिंग ही कोचिंग है। जैसे किसी कपड़े की मार्केट में घुसते हो तो कपड़े की दुकानें हैं सब, उसी तरह से 4-6 गलियां हैं, उनमें सिर्फ कोचिंग ही लगी होंगी लाइन से। और 500-500, ये तो मतलब छोटा बैच है, 800-800, 1,000 बच्चों का बैच चलता है। तो मैं गया, तो उन्होंने मांगे मेरे से 17,000 कुछ रुपए या 13,000 कुछ रुपए, मुझे याद नहीं है, एक सब्जेक्ट के, इंडिविजुअल 17। तो यार वो पूरे पैसे मिलके हुए थे जाके 40 से 50,000।
और फिर कॉपी किताबें ये सब लंद फंद, तो पैसे कुछ ज्यादा थे, तो फिर हमने मतलब किया ही नहीं, यही छोड़ दिया। बेनिफिट क्या मिला, क्योंकि अंकल जी ने क्या पूरे मोहल्ले में फैला रखा था कि दीक्षित जी के लौंडे को मैथ बहुत आती है, तो मुझे ट्यूशन मिल गए कि यार दीक्षित जी अपने लौंडे से कह दो मेरे बच्चे को भी पढ़ा दे। तो मैं 12th में पहुंचते पहुंचते ना 9th-10th वाले 10-12 बच्चे मेरे घर आ जाते थे, तो मेरे को पैसे किसको काटते हैं, तो मैं पढ़ा भी देता था। मैथ वैसे ही रटी रटाई थी, चिपका देता था धड़ाधड़ धड़ाधड़, कोई दिक्कत ज्यादा होती नहीं थी। तो जेई तो मैंने इसलिए छोड़ दिया कि नहीं पैसे नहीं थे। 3,000 वाले बैच होते ना तो मैं जेई कर रहा होता, मतलब फिर मैंने ये सब ना करता, फिर मैं जेई करता, क्योंकि मैथ अच्छी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री उसकी वजह से अच्छी थी, उसमें मुझे दिक्कत नहीं आती थी कि फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई दिक्कत आए। मुझे सिर्फ दिक्कत आती थी बायोलॉजी में, वो मैंने पहले ही छोड़ दी थी, है ना। अब पढ़ने की बात रही तो मेरा एक ही रूल रहता था कि जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह पे अपने को टॉप 5 टॉप 10 में आना है। टॉप 10 में सबसे रद्दी लोग हैं तो सबसे रद्दी में आ जाएंगे, टफ है तो भी टफ में आएंगे। जैसे मैं जब कोचिंग गया 10th की पढ़ने, तो वहां बच्चे बहुत तेज थे, तो यार जब मैं गया तो मेरे नंबर आए तो पता चला मैं 21वें नंबर था। मैंने कहा अरे 21वें नंबर पे। मैंने कहा ठीक है, 2 महीने के अंदर मैं टॉप 3 में आया फिर, क्योंकि वो लड़के बहुत तेज थे, तो यार वो पूरे में पूरे लाते थे, और ये 4-5 नंबर भी कम हो जाए तो 21वें नंबर पहुंच जाता था मैं, तो वहां बड़ा टफ था। मगर 2 महीने मुझे लगे, मैं भी टॉप 3 में आने लगा। टॉप 3 में फिर मैं कोचिंग में आने लगा कि हाँ ठीक है टॉप 3 में आएंगे, तो अपना सेट रूल है कि टॉप 5 टॉप 3 में आना है, वो गेम कोई भी हो, या तो खेलेंगे तो इतने में आएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं, बवाल खत्म, नहीं तो हम करेंगे नहीं वो काम। और यदि कर रहे हैं तो फिर उस 5-6 वाली कैटेगरी में अपने को आना है, चाहे जैसा हो। उसके लिए मेहनत करनी पड़े तो मेहनत करो, नहीं तो छोड़ दो, करो ही नहीं, चाहे टीचर वाला मामला हो चाहे जो हो। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, ऐसा नहीं है, मगर उस चीज को बना के चलता था कि किसी भी काम को करो तो अच्छे से करो, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो चाहे पढ़ाना हो। तो यही काम आपको भी करना है। मेरा बस इतना कहना है कि पैसे कमाना, लाइफ सेट करना बहुत टफ काम होता है, और मौके बहुत कम मिलते हैं। आप उन मौकों को ईमानदारी से भुनाओ, और काबिल सब हो, काबिल सब हो। क्यों? क्योंकि यदि मैं कर पाया हूं तो मैं जानता हूं तुम भी कर पाओगे, क्योंकि मेरे से ज्यादा गए गुजरे नहीं रहे होगे, मैं इतना जानता हूं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ था ही नहीं ना, तो मेरे से ज्यादा गए गुजरे नहीं रहे होगे। हाँ मेहनत में मैं कभी पीछे नहीं रहा हूं, ये मुझे पता है ना। मुझे वो आता है, लो कॉन्फिडेंस होता है, जैसे बच्चों को होता है ना कि पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, मेरे को निगेटिव फीलिंग आती नहीं है। मेरे को बस ये आता है कि हाँ यार ये काम मेरे से आज नहीं हो रहा है, ये कंफर्म है। मगर ये मुझे पता है कि यदि मैं लगातार करता रहूंगा तो 2 महीने बाद जरूर होगा मेरे से, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और वो तुमसे भी होगा, जब हमसे हो सकता है तो तुमसे भी होगा, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ्स हो। आप यदि अभी फिजिक्स पढ़ना चालू करोगे तो आपको फिजिक्स आ जाएगी, मैथ्स पढ़ना चालू करोगे तो आपको मैथ्स आ जाएगी। मुझे मैथ्स ज्यादा आती थी, आज मुझे मैथ्स 0 आती है। यदि तुम पूछ दोगे ना तो शायद मैं बता ही नहीं पाऊंगा। मैं फिजिक्स भी पढ़ा लेता था, मुझे फिजिक्स अब 0 आती है, और सबसे कमजोर केमिस्ट्री थी जो अब मैं पढ़ाता हूं। और मैं पढ़ाता क्यों था? क्योंकि केमिस्ट्री जेई और नीट दोनों में आती है, तो मैंने कहा ये ठीक चीज है, इसलिए इसको पढ़ा लेते हैं। जब मुझे सेलेक्ट करना हुआ कि क्या पढ़ाना है, तो मैंने पहले मैथ्स को छोड़ा। मैंने कहा नहीं यार ये सिर्फ जेई में आता है, फंस जाऊंगा, मान लो जेई कब बंद हो जाए। तो मैंने कहा फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक चीज पढ़नी है। फिर मैंने कहा यार केमिस्ट्री में 3 टीचर होते हैं, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, फिजिक्स में फिर भी एक होता है। मैंने कहा नहीं इसमें ज्यादा ऑप्शन है, 3 होते हैं। फिर मैं केमिस्ट्री में आया, मतलब कोई मेरा मन वाला काम ही नहीं करता मैं, कि मेरा मन लगता था, घंटा मन लगता है किसी का पढ़ाने में या पढ़ने में। मन का मतलब क्या है? आपको कैरियर बनाना है तो आपको चूज करना है। अब अच्छा कैरियर बनाना है तो आपको अच्छा करना भी पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो मैं केमिस्ट्री में आया, और केमिस्ट्री में आके फिर तीनों केमिस्ट्री पढ़ाई बहुत साल तक। अब फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 17 साल मैंने तीनों पढ़ाया है। जब से पीडब्ल्यू में गया, तो पीडब्ल्यू में क्या गया, जो अलग सर ने सिर्फ एक बैच पढ़ाया है, यकीन पहला यकीन। उस बैच में क्या था, अलग सर पढ़ाते थे, तरुण सर पढ़ाते थे, एमडी सर पढ़ाते थे। और केमिस्ट्री मैं नहीं था तब, केमिस्ट्री में वहां पढ़ाते थे एक फिटजी के टीचर थे प्रशांत। और आप लोगों ने एक यूट्यूब चैनल पढ़ा होगा नीट काका, अभिनव, अभिनव या अभिनवी कुछ,
अभिमन्यु। तो क्या हुआ, पहले वो प्रशांत गया होगा, वो तीनों केमिस्ट्री वो भी पढ़ा लेता था क्योंकि फिर जी का था। अब बैच में था 60,000 70,000 बच्चा, तो बहुत सारे बच्चों ने रिपोर्ट मार दिया, मगर 70,000 में 2% बच्चा भी पसंद कर रहा है, तो इसका मतलब 3-4 हजार बच्चा पसंद कर रहा है, तो अब किसी टीचर को निकाल तो सकते नहीं हो। उसका फीडबैक खराब हुआ, तो फिर वो लोग लेके आए अभिनव को, क्या नाम बताया था, अभिमन्यु को। हाँ, वो आ गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, उसका भी खराब हुआ, तो अब कोई निकाला नहीं जा रहा है। सोचो, एक प्रशांत पढ़ा रहा है पूरी केमिस्ट्री, अभिमन्यु पढ़ा रहा है पूरी केमिस्ट्री, फिर एक हिसार का टीचर था केमिस्ट्री का कोई, उसको डाला गया। अब भाई वो भी नहीं पढ़ गया, तो अब उस बैच में केमिस्ट्री 3 लोग पढ़ा रहे हैं पैरेलल पूरी पूरी। फिर ये हुआ, मेरे पास बात आई, फिर मुझे अलग सर से कांटेक्ट हुआ। तो मैं ऑनलाइन पढ़ाता नहीं था, और मेरा काम है एक काम करना, लंद फंद में ज्यादा रहता नहीं हूँ कि नहीं यार ये भी पढ़ा लूं वो भी पढ़ा लूं, नहीं। मैं उस समय पढ़ाता था, तो मैंने कहा यार कोविड था तो मैं तो मस्ती मारता था, पढ़ाना नहीं है तो घर में अपना पढ़ाऊं। तो यार फोन आया, तो 1-2 दिन तो मैंने अवॉइड मार दिया कि हटाओ यार। फिर मैंने कहा यार अच्छा नहीं है कि कोई बंदा लगातार फोन कर रहा है। तो रात में 11 बजा होगा, सर्दी का मौसम, तो 11 बजे मेरी अलग सर और एक प्रतीक सर है, उनके अभी अब को फाउंडर हुए, उस समय को फाउंडर नहीं थे। 1.5-2 घंटे हम लोगों ने बातें की। तो मैंने कहा यार ऑनलाइन की मजा नहीं है, मगर फिर उन्होंने कहा नहीं सर आप देखो एक बार, पूरी केमिस्ट्री आके संभालो, ये सिचुएशन है, दिक्कत आ रही है। तो मैंने कहा यार कोविड भी है, तो मैंने कहा अच्छा चलते हैं। अच्छा, मैं पार्ट आर टाइम कभी पढ़ाता नहीं हूँ, एक ही चीज पे फोकस रखता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है सर, एक काम करते हैं, एक दिन पहले मिलते हैं। फिर मिले, फिर मुझे कन्विंस हुआ कि नहीं यार सही है मामला, चीजें सही है और लोग भी सही है। मैं गया, तो पता चला कि उस बैच में ये रहता फैला है। फिर मैं उस बैच में एज ए क्रैश कोर्स गया। ये हुआ कि सर अब एंट्री कैसे करोगे, यहां तो पहले से बवाल कटे पड़े हैं। तो ये हुआ एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर दो, और क्रैश कोर्स में आप पूरी फिजिकल पूरी केमिस्ट्री पढ़ाओगे, उस क्रैश कोर्स को इस बैच में फ्री कर देंगे, तो बच्चा ऑटोमेटिक आपसे पढ़ लेगा। तो ये हुआ ठीक है। तो नीट का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ, और वो क्रैश कोर्स उस बैच में फ्री किया गया। और उस बैच में भाई पूरी क्रैश कोर्स में पूरी केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल। फिर उस बैच में वो केमिस्ट्री ऐसे गई, चौथे टीचर के फॉर्म में गई, तब जाके जाके वो बैच पूरा सेट हुआ। क्योंकि बायोलॉजी सेट थी, तरुण सर एमडी सर थे, अलग सर खुद थे, तो अलग सर की वजह से फिजिक्स सेट थी। ठीक है, बस केमिस्ट्री नहीं सेट थी, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है, 3 पार्ट को पकड़ के पढ़ाना टफ है। और दिक्कत क्या थी, एक ही दिक्कत थी, टीचर सारे अच्छे थे। नीट का बैच है और जेई का कंटेंट जा रहा है, पता चला कि वो एक रिएक्शन पकड़ी उसी में घेल रहे। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, किसी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि बैच किस चीज का है, तो पढ़ाना क्या है। सिर्फ इस चीज का कंफ्यूजन था। मैंने एक बार लेक्चर देखा, मैंने कहा सर दिखाओ जरा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने देखा कि पता चला पढ़ाना क्या यही नहीं पता है भाई को, कि पता चला जेई का बैच, जेई का कंटेंट जा रहा है, नीट का बैच है। तो मैंने कहा यार इसी बात की प्रॉब्लम है। अब यार जेई का कंटेंट अलग होता है, नीट का बिल्कुल अलग होता है। किसी की ये प्रॉब्लम थी, किसी की ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज है। 70,000 बच्चे को सेटिस्फाई करना बहुत टफ है, जब तक आप जीरो से पूरी चीज ना जानते हो। क्यों, ये 3 साल के बैठे हैं, ये 4 साल के बैठे हैं, तो खाली थोड़ी बैठे हैं। हाँ, कौन सर? हाँ तरुण सर। कौन? अच्छा, हाँ। नहीं नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, तो यार ये बच्चा ऐसा थोड़ी कि 3 साल से कुछ कर ही नहीं रहा है, मेहनत करता है वो भी, तो वो पूछेगा नहीं, तो उसके डाउट भी अच्छे होंगे भाई। 3 साल का बच्चा कोई छोटा डाउट थोड़ी तुमसे पूछेगा, एक लॉजिकल और अच्छा डाउट पूछेगा। उसके लिए तुम्हें भी जाना चाहिए, नहीं तुम बताओगे क्या? तुम यही कहोगे अच्छा बाद में बताएंगे, अच्छा कल बताएंगे, अच्छा बाहर पूछ लेना, सामने थोड़ी बताओगे। अरे ऐसे गलत बात नहीं। तो उस बैच में सेट हुआ, फिर हम लोगों की एक टीम बन गई, अलग सर, तरुण सर, हम एमडी सर, ये टीम, पंकज सर, और ये टीम डिसाइड, एमआर सर आ गए थे, क्रैश कोर्स में आए थे। एमआर सर उस बैच में नहीं थे क्योंकि अलग सर खुद पढ़ाते थे, मगर आ गए थे एमआर सर, हाँ कोटा में थे। तो एमआर सर उस टीम में आ गए, क्योंकि एमआर सर बहुत मेहनती थे, वो भी अच्छा पढ़ाते थे, तो वो भी उस टीम में आ गए। अलग सर के पास बहुत सारे काम हो गए, तो अलग सर ने फिर पढ़ाना बंद कर दिया। और फिर वो टीम सारा चलाती थी कि हाँ भाई केमिस्ट्री का कैसे चलेगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा और कैसे टीचर आएगा।
ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी पढ़ा रहे हो, जो तुम्हें आता है वो तुम 3 महीने पढ़ाते हो, जो नहीं आता वो 5 दिन में खत्म करके भगे। तो हम लोगों ने एक शेड्यूल बना रखा था, ये चैप्टर इतने लेक्चर में खत्म होगा तो खत्म होगा, नहीं हो रहा है तो एक्स्ट्रा क्लास लो मगर खत्म करो। क्यों? क्योंकि तुम तो अपने फायदे के लिए उल्टा सीधा करके चले जाओगे, बच्चा तो निपटने लगेगा ना। तो हम लोगों ने प्रॉपर प्लानर बना दिए कि भाई इस चीज को इतनी लेक्चर मिलेंगे, इस चीज को इतने लेक्चर मिलेंगे, इस चीज को लेक्चर। अच्छा, मैं तो तीनों पढ़ाता था तो मुझे तो हर एक का आइडिया था कि किस चीज में कितने लेक्चर जाने चाहिए, इतने सालों से पढ़ा रहा था। तो मुझे तो आइडिया था कि भाई ये छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इसमें इतने लेक्चर दो, बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें इतने लेक्चर दो। तो वो लेक्चर प्लानर दे दिया गया टीचर को। नहीं फॉलो कर रहा है तो फिर हम लोग टाइट करते थे कि भाई फॉलो करना है एनी हाउ, क्योंकि तुम नहीं फॉलो करोगे तुम तो बच जाओगे, मगर वो बच्चा हमारा नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि उसको तो तुम 2 दिन में सब खत्म कर दोगे कि हाँ भाई देखो सर हमने तो खत्म कर दिया। अरे भैया तुमने खत्म कर दिया मगर उसका क्या होगा, वो कैसे करेगा? तो फिर चीजें प्लानर से हम लोग धीरे 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 करते चले गए। और फिर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारे टीचर आए, बहुत सारी मेहनत हुई, और उन चीजों को हम लोगों ने रखा, आगे बढ़ाया, और चीजें बढ़ती चली गई। तो काम हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि उस समय लोगों ने मेहनत नहीं की, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत की है, दिन रात मेहनत की, पेपर भी बनाए हैं, लेक्चर भी लिए हैं, लोगों को अपॉइंटमेंट भी दिया है, सब किया है। चलो अच्छा पढ़ा दे, नहीं तो मेरे पास तो बहुत सारी कहानियां हैं। पढ़ लो पढ़ लो। अब देखो हर बात नहीं बताई जाती है, उसमें भी बहुत कहानियां। देखो अब होता क्या है, छोटी छोटी बातें होती हैं, मगर छोटी छोटी बातें कभी कभी गहरी हो जाती है। जब इतना बड़ा सिस्टम बनता है ना, तो छोटी छोटी बातें कभी कभी गहरी हो जाती हैं। वो गहरी बातों में कभी कभी ये होता है कि हाँ भाई ठीक है, काम नहीं बनना है, आप अपने रास्ते में, अपने रास्ते, और कुछ नहीं। बातें अभी भी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि दोस्ती यारी तो रहती है ना। वो तो क्या है, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, कोई किसी ने बोल दिया, तो वो तो एक ऐसा बोलना होता है बस। दोस्ती यारी अभी भी है, मुलाकात अभी भी है, सब कुछ अभी भी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ मगर आप छोड़ना पकड़ना, ये तो मान लो उस समय कोई बातें हैं नहीं बनी है कि नहीं, भाई कोई चीज है नहीं फ्रीक्वेंसी मैच करे, नहीं मिली तो ठीक है, उसमें क्या है। तो ये है, वो तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, नहीं तो बता देता वो भी। अच्छा आओ देखो A = B, देखो तो बस हमें 5 ही मिनट चाहिए पढ़ाने के लिए। A = B, A = B एक nth ऑर्डर की रिएक्शन है। अब यदि रिएक्शन nth ऑर्डर की है तो क्या करना है, जरा गौर समझना। तो यदि nth ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसका रेट क्या आएगा? भाई रेट की इक्वेशन तो हमेशा यही है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब देखो एक जादू वाला क्वेश्चन देता हूं आपको, गौर समझिएगा। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, नीट में अभी तक नहीं आया है, मगर फ्यूचर में बहुत जल्दी आपको पेपर में मिलेगा। वो फ्यूचर 2025 भी हो सकता है, गौर से समझिए। मैं आपको पहले एक क्वेश्चन देता हूं, फिर आपसे पूछूंगा कि इसको करना कैसे है। क्या हुआ भाई? ये कौन जग गया अब? मन था यार, छोड़ दिया, उसमें क्या है, मन की बात है। अच्छा देखो, अब गौर सुनिएगा। एक रिएक्शन ए है, एक रिएक्शन बी है, ठीक, एक रिएक्शन ए, एक रिएक्शन बी। अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर लगाना है कि ए का ऑर्डर ज्यादा है या बी का ऑर्डर ज्यादा है, और ग्राफ मैंने ऐसे दे रखा है। अब गौर से बातों को सुनिएगा, 10-15 मिनट दीजिए और आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझिए। और ये आपको आता है, बस मुझे थोड़ा सा सिखाना है। देखो, दो रिएक्शन है ए और बी, मैंने पूछा इनमें से किसका ऑर्डर ज्यादा है। तो जब मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं तो तुमने कहा यार ये किस तरह का क्वेश्चन है, और ग्राफ किसके बीच में बना है, लॉग रेट और लॉग एटी।
और ये ग्राफ आपने कल बनाया है, रेट और एटी के बीच में ग्राफ बनाया है, मैंने उसमें लॉग लगा दिया बस, और मैंने कहा ऑर्डर बताओ किसका ज्यादा है। तो अब आपको ये एकदम नया क्वेश्चन दिखा, ऐसा क्वेश्चन आपके नीट में कभी नहीं आया है, ना आपकी नीट की बुकों में है, किसी बुक में नहीं मिलेगा, गारंटी है पूरी। अब जरा गौर से देखिए, ये क्वेश्चन जेई का है, जेई में इससे बड़ा क्वेश्चन था, 4 रिएक्शन थे, अभी लेटेस्ट 2023 में आया था, 23 या 22 में, मगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी सारी थ्योरी एनसीईआरटी में लिखी हुई है और सारा कुछ आप खुद 3 बार अभी तक पढ़ चुके हो। ये इक्वेशन मैं कितनी बार लिखा हूं, जीरो ऑर्डर में भी लिखा, फर्स्ट ऑर्डर में भी लिखा, आज भी लिख रहा हूं, और यही इक्वेशन का ग्राफ ये है। गौर से देखो, इस इक्वेशन में लॉग ले लो। जेई क्या करता है, बस क्वेश्चन नया बना देता है, थ्योरी कहां से चेंज कर देगा, थ्योरी तो वही रखनी है। अब जरा बताओ, अब आप 2 मिनट में कर दोगे क्वेश्चन को, जरा गौर से देखो, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, भाई इसमें एन क्या है, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही तो है। तो अब जरा इस ग्राफ का इक्वेशन खींचो, y x m c, इसका मतलब जो स्लोप है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, स्लोप ज्यादा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्यादा। अब स्लोप क्या है, ये है स्लोप, स्लोप किसका ज्यादा है, ए का, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, ए का, तो ए का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी से ज्यादा होगा, इज मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत जल्दी मिलेगा, कब मिलेगा मुझे नहीं पता है, मगर मिलेगा। जिसने भी थोड़ा सेंसिटिव होकर पेपर बनाने की कोशिश की वो बना देगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन भी आपके सिलेबस में और ग्राफ भी रद्दी है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ऐसा भी नहीं कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ है तो नीट वालों से कैसे पूछे, स्ट्रेट लाइन पास टू स्लोप का ग्राफ है, इससे छोटा ग्राफ कुछ होता नहीं है, तो पूछा भी जा सकता है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा तो बच्चों को एक बार टेंशन होगी, क्योंकि इस तरह का कुछ आपने अभी पढ़ा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है। जब किसी चीज को पढ़ो ना, प्रैक्टिस ना करो तो सोचना पड़ता है, और जबकि ये नॉर्मल सी चीज है। तो ध्यान रखना, रेट और एटी का ग्राफ मैं पढ़ा चुका हूं, मगर जैसे ही उसमें लॉग लगा देगा तो ग्राफ एक अलग लेवल पे चला जाएगा और उसका स्लोप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। उसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो पहला क्वेश्चन या पहला पॉइंट ये ध्यान रखो कि इस पर क्वेश्चन आ सकता है आपके यहां, सिंपल सा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इजी है, मगर जिसको ग्राफ नहीं पता है उसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, जिसको ये इक्वेशन नहीं पता कि किस इक्वेशन से ये क्वेश्चन निकलेगा उसका नहीं बनेगा, वो फंस जाएगा, वो सोचेगा कि करना क्या है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये nth ऑर्डर की रिएक्शन है, तो nth ऑर्डर की रिएक्शन का जो के आता है वो ये है। अब इसमें आपको के याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, यदि याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना भी याद हो तो कोई जरूरत नहीं है। मैं इसको क्यों लिख रहा हूं अभी आपको बता दूंगा। nth ऑर्डर का के ये होता है, एक मिनट रुकना, हाँ उल्टा लिखा है, -1 ऊपर जाएगा, हाँ ठीक है, बिना प्रूफ करे, हाँ। अब ये देखो, ये nth ऑर्डर की रिएक्शन का के है। अब nth ऑर्डर की रिएक्शन का जो ये के निकल के आया है, इसमें यदि n इक्वल टू 2 डाल दिया जाए, n इक्वल टू 2 डाल दिया जाए, तो ये सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन का आ जाता है 1/t at की पावर n-1 a0 की पावर n-1। एक बार आप लिखिएगा नहीं, मुझे लग रहा है उल्टा लिखा क्या, अभी मैं एक बार प्रूफ कर दूं। अरे भाई रुक जाओ यार, तुम्हारी तरह टैलेंट थोड़ी ना है। लिखोगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ गया, तो t हाफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अच्छा पुराना वाला है तो ठीक है, 0 डालोगे, हाँ अब सही है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये क्या है, ये है हमारा तो जब n इक्वल टू 2 डालोगे तो ये कितना हो गया, at हो गया, और ये कितना हो गया, a0 हो गया। तो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन का के ये आ गया 1/t 1/at - 1/a0।
k इक्वल टू 1/t, k इक्वल टू 1/t, ब्रैकेट में 1/80 माइनस 1/a0। ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन का k है। ठीक है, ये किसका है? सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन का k, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। हमें ये याद नहीं रखना, ये याद रखना है, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर का k है। हमने nth ऑर्डर का क्यों लिखा है अभी आपको बताता हूं। nth ऑर्डर पढ़ाने के पीछे एक ये वाला ग्राफ रीजन था, दूसरा रीजन इसका टी हाफ है। अब इसका टी हाफ निकालो nth ऑर्डर का, तो टी हाफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो जब भी कहीं टी हाफ निकालना होता है तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इतना काम करते हैं कि जब आप टी हाफ समय चल लोगे, जब आप टी हाफ समय चल लोगे तो कितना डिसोसिएट हो जाएगा? a0/2। कितना बचेगा? a0/2। टी हाफ समय में कितना डिसोसिएट हो जाता है? a0/2। बचता कितना है? a0/2। तो टी हाफ समय में at की वैल्यू कितनी है? a0/2। इसको उठा के यहां डाल दो, t को टी हाफ डाल दोगे तो at की वैल्यू, सॉरी ये तो सेकंड ऑर्डर का है, nth ऑर्डर में t को टी हाफ डाल दोगे। ठीक है, t को टी हाफ डाल दिया और at की जगह a0/2 डाल दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, टी हाफ इक्वल टू ये आ जाएगा। अब ये इक्वेशन भी आपको याद नहीं रखनी है। बच्चे सोच रहे होंगे फिर याद क्या रखना है? वो ये याद रखना है जिसके लिए मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूं। देखो जरा बच्चों, a0 और टी हाफ के बीच में nth ऑर्डर का क्या रिलेशन होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, इस पर। तो इस इक्वेशन को यदि मैं ऐसे लिख लूं तो कोई बच्चा बुरा मानेगा? देखिएगा क्या कर रहा हूं, ऐसे मैं इसको ऊपर ले गया। आप बस इस इक्वेशन को याद रखो। इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए मुझे यह बताना पड़ा है और यह बताना पड़ा है। आप ये याद ना रखो, कोई जरूरत आपके यहां नहीं है। आप ये याद ना रखो, आपको कोई जरूरत नहीं है। ये वाला रिलेशन याद रखना है। इस पर क्वेश्चन ऐसा बनता है, देखिए इस पर क्वेश्चन क्या बनता है, इस तरह से बनता है। गौर से देखिए, A इक्वल टू बी एक रिएक्शन है। ठीक है, अब देख लो वो कहते क्या है। जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2 मोलर, इनिशियली एक मिनट लैंग्वेज थोड़ी सेट करता हूं। टी हाफ ऑफ रिएक्शन इज 20 सेकेंड when concentration of A is 2 molar and T half is 40 second when concentration of A is 3 molar. Calculate order of reaction. अब यार जितना पीछा पढ़ाया है, जितना भी कुछ पीछे पढ़ाया है, उससे ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। वो कह रहा है कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब ए की वैल्यू 2 मोलर है तो टी हाफ 20 सेकेंड है। जब ए की वैल्यू 3 मोलर है तो टी हाफ 40 सेकेंड है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जितने भी फार्मूले आपने पढ़े हैं वो स्पेसिफिक पढ़े हैं। आपने ये पढ़ा है कि जीरो ऑर्डर है तो ये फार्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर है तो ये फार्मूला है। ऑर्डर तो डिफाइन ही नहीं है, तो हम लगाएंगे क्या? इसमें कहीं ऑर्डर लिखा है? नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लगाएं कैसे? तो वहां पे ये काम आएगा जब ऑर्डर डिफाइन ना हो और वो टी हाफ पूछ ले या के पूछ ले तो हम फंस जाएंगे। तो वहां पे ये हमारे पास काम आएगा। देखो हमने क्या किया, गौर से देखिएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए मैंने कहा है कि इसको आपको याद रखना है। जब टी हाफ 20 सेकंड था तो कंसंट्रेशन ये था, इक्वेशन 1। जब टी हाफ 40 सेकंड है तो कंसंट्रेशन ये है, इक्वेशन 2। अब डिवाइड कर दो,
ये सही है। अब देखो लॉग ले लो, सही है। अब इधर उधर कर लो, तो ये देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस लॉग 2, ये 2 की पावर -1 होगा, -1 इधर खींच लिया। अच्छा 1 माइनस एन, इसको ऐसे ही रखते हैं। अब इसको लिख लो log 2 माइनस log 3, तो log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.48। ठीक है, अब ये निगेटिव वैल्यू आएगी तो माइनस माइनस कट गया। ठीक है, तो ये आ गया 0.3 माइनस का n-1, और ये जरा बताना माइनस का कितना आया, 30 और 48, 18। अब इसको जरा थोड़ा सॉल्व करो, तो ये इधर चला गया, माइनस माइनस कट गया, तो 1/6 इक्वल टू 1 माइनस एन, तो एन इधर आ गया। तो ऑर्डर कितना आ गया, ये देखो। बात समझ पाए आप लोग? तो इस इक्वेशन की जरूरत दो तरह के क्वेश्चन में पड़ेगी, एक इस तरह के क्वेश्चन में। तो जब आपको ऐसी जरूरत पड़े तो हमें ये इक्वेशन याद रखनी, इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ना याद रखो, टाइम ना बर्बाद करो, ये याद रखो। ठीक है, इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर ये ग्राफ के लिए पड़ सकता है कि ऐसा क्वेश्चन वो डाल दें। तो इस इक्वेशन को तो हम पहले से जानते हैं, बस आप इतना मुझे पढ़ाना था जैसे तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ इस तरह का भी कोई ग्राफ बनाया जा सकता है, स्ट्रेट लाइन वाला। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन और आता है, एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, समझ पाए ना क्या किया मैंने? उसने कहा कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन इतना था तो टी हाफ इतना था, जब इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है तो टी हाफ इतना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। मैंने चिपका दिया। क्लियर है? पूछो पीछे के तीन, पूछ लो, अभी तो सामने ही खड़ा हूं। तुम तीनों पूछना चाहते हो ना, कुछ बात कर रहे हो, बताओ, थोड़ा तेज बोल दो। 2/3 कैसे आया? 5/, कहां गलती कहां की बता दो, वहीं सही करते। ये इधर आया तो 0.3 डिवाइडेड बाई, हाँ सही कह रहे हो। क्या यार, ये इधर वाले बच्चों ने ये गेम खेला है, ये इधर जो इधर बैठे हैं, ये इन्हीं लोगों ने, किसी ने बोला है कि 1/6 आएगा, ये ऐसे आएगा ना यार, और ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, है कि नहीं? हाँ सही कह रहे हो। हाँ तो कोई बात नहीं, डाटा की सेटिंग है। कितना है 5/3? तो ये आ गया, है ना? वो तो डाटा गलत सेट हुआ होगा तो इसलिए निगेटिव आ गया। करना कैसे ये, बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब इस पर एक और क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो बताता हूं। जैसे किसी ने कहा कि एक रिएक्शन ये है, A = B, ठीक है, रिलेशन बिटवीन T half and initial concentration of reactant for above reaction is calculate order of reaction। अब देखो ये, उसने कहा कि यार किसी रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ के बीच में ये रिलेशन है। अब तुमने फिर ऑर्डर नहीं बताया है, फिर रहता फैला दिया है। जब तक ऑर्डर नहीं बताओगे तो हमारी थ्योरी तो सब जीरो है, क्योंकि हमें ऑर्डर पे पता है,
हमें पता है जीरो ऑर्डर है तो ये पॉइंट लगाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर है तो ये पॉइंट लगाएंगे, सेकंड ऑर्डर है तो ये पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ ऑर्डर ही गायब है, फिर ऑर्डर गायब है। आपने कह दिया कि ये कोई रिएक्शन है जिसका टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ये रिलेशन है। अब कह रहे हो ऑर्डर बताओ, तो फिर हमें वही इक्वेशन याद आएगी। क्यों? क्योंकि वो जर्नल इक्वेशन है, nth ऑर्डर की है ना, इसका मतलब वो सब पे रिलेशन काम करेगा। तो मैंने फिर से रिलेशन चिपकाया, ये रिलेशन है। अब इस इक्वेशन को इस रिलेशन के फॉर्म में लिखो। देखो ये सब तो कांस्टेंट है, तो ये कैसा आएगा? रूट का मतलब क्या है? 1/2। तो अब बस सब कुछ सेम तो पावर भी सेम। तो ऑर्डर आ गया 1/2। तो इस टाइप के 2-3 पैटर्न है जिसके लिए हमें nth ऑर्डर का टी हाफ का रिलेशन याद रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन फंसा तो फिर हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें सब कुछ इंडिविजुअल ऑर्डर के लिए पता है, nth ऑर्डर के लिए कुछ नहीं पता है। तो इस वजह से आप इस रिलेशन को याद रखना, इस रिलेशन को, ठीक है। तो एक इस इक्वेशन का लॉग फॉर्म जिस पर हमसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और एक ये रिलेशन। आपको बस दो बातें ध्यान रखनी है इस पे, और बाकी जो मैंने बताई हैं वो सब इसके पीछे का बैकग्राउंड है, उसकी अपने को जरूरत नहीं है। अब जरा देखो यार बच्चों, अच्छा सेकंड ऑर्डर के ग्राफ, सेकंड ऑर्डर का हमने के बता दिया, अब सेकंड ऑर्डर के ग्राफ बता देता हूं। सेकंड ऑर्डर का ग्राफ थोड़ा सा टफ है, जरा गौर से देखिएगा। देखिए जो सबसे टफ है वो सबसे पहले बता देता हूं, टी हाफ और ए नॉट के बीच का ग्राफ। देखो हमें पता है, अच्छा मैंने लिखा भी नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, यहां बना दूं टी हाफ ऑफ। अब देखो हमारी इक्वेशन ये है, जब तुम टी को टी हाफ करोगे तो ए क्या होगा? ए टी क्या होगा? ए नॉट बाई टू। तो ए नॉट बाई टू लिखोगे तो ए नॉट बाई टू, टू ऊपर चला गया, तो 2 डिवाइडेड बाई ए नॉट, 1 डिवाइडेड बाई ए नॉट, तो ए नॉट कॉमन ले लो तो 2 माइनस 1 1। इसका मतलब k इक्वल टू 1 बाई टी हाफ इंटू ए नॉट। समझ पा रहे हो? डायरेक्ट लिख दूं उधर जाके। जब हम टी को टी हाफ करेंगे, सब लोग सुनते जाना देखते जाना, जब तुमने टी की जगह टी हाफ डाल दिया तो ए टी की जगह ए नॉट बाई टू चला गया, टू ऊपर आ गया है ना, तो 2 डिवाइडेड बाई ए नॉट, 1 डिवाइडेड बाई ए नॉट कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 1 हो गया, तो नीचे क्या बचा? टी हाफ इंटू ए नॉट बराबर के। तो टी हाफ को इधर ले आया, के को इधर ले गया, तो मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख दे रहा हूं, कोई बुरा मत मानना। सेकंड ऑर्डर का टी हाफ, अब देखो ग्राफ पे आता हूं। अब जरा गौर से देखो, हमारी इक्वेशन ये है, अब इसका ग्राफ बनाना है, सॉरी गलत लिख दिया, हमारी इक्वेशन ये है, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ध्यान दीजिए सब लोग, अरे भाई देख लो यार, इसको मैं ऐसे लिख लूं तो किसी को टेंशन? अच्छा ये क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि टी हाफ इंटू ए का मल्टीप्लाई क्या है? कांस्टेंट है। तो यार ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ नहीं हो गया? दो वेरिएबल की पावर 1 1 है और मल्टीप्लाई है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कंडीशन है, x इंटू वाई इक्वल टू के। एक वेरिएबल ये है ये, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। ये देखो ऐसे, है कि नहीं?
तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ हमारा आ गया किसका, टी हाफ इंटू ए नॉट के बीच में। जीरो ऑर्डर में क्या था, स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन, क्योंकि टी हाफ इक्वल टू, यदि आप लोगों की याददाश्त तेज है तो टी हाफ इक्वल टू क्या था, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 के। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ था, टी हाफ इक्वल टू 0.6932 अपॉन के, उसका स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सेस, और यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया। ठीक है, अब देखो एक ग्राफ जो यहां और आपसे पूछा जाएगा वो ये वाला होगा, 1 अपॉन टी वर्सेस टी। अब हमारी इक्वेशन क्या है, के 1 अपॉन टी 1 अपॉन ए टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट। तो हम इसको इधर ले आए, ये देखो, अब इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, ये देखो, इसको मैं इधर लाया, अच्छा नहीं गलत कर दिया, ऐसे आएगा है ना, आप इसको इधर लाए तो प्लस हो गया, और फिर इधर वाली चीज उधर लिख दी, उधर वाली चीज इधर लिख दी। तो अब देखो कौन कौन क्या क्या है, ये हो गया y, ये हो गया x, तो ये y हो गया, ये x हो गया, तो ये m हो गया, और ये पूरा अच्छा एक मिनट यार, ठीक है ना। तो अब स्ट्रेट लाइन विद पास टू स्लोप ये आ गया। अब इसके स्लोप का ख्याल रखिएगा, स्लोप कितना आ रहा है, k के बराबर, ये देखो। तो एक ग्राफ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाँ भाई इस तरह का ग्राफ कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा। ये सेकंड ऑर्डर का ग्राफ है, कि सेकंड ऑर्डर का इस तरह का ग्राफ आपसे पूछ सकता है वो, तो इसको भी हमें अच्छे से याद रखना है, इसको भी हमें अच्छे से याद रखना है। अच्छा अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दो ग्राफ हमसे पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया था 2022 में नीट में, जिस पर बहुत विवाद हुआ था, 2022 नहीं 23 होगा, पिछले ही साल का है, एक्टिवेशन एनर्जी वाला, तो उस पर बहुत बवाल था, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन अब यहीं पे डिस्कस होगा। तो देखो केमिकल काइनेटिक्स में ये माना जाता है कि जितनी भी रिएक्शन होती है सब कोलिजन की वजह से होती है। केमिकल काइनेटिक्स में ये माना जाता है कि रिएक्शन कोलिजन की वजह से होती है। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि रिएक्शन, हम क्या सपोज करते हैं, पहले सपोज मार देते हैं तो हम सपोज क्या कर चलते हैं, सपोज ठीक है, रिएक्शन अकर्स ड्यू टू कोलिजन, कि जितनी भी रिएक्शन होती हैं सब की सब कोलिजन की वजह से होती हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन बढ़ेंगी, कोलिजन बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग एक सिंपल सा स्टेटमेंट मार देते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगी, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ी तो रेट बढ़ गया, क्योंकि तुम कह रहे हो रिएक्शन कोलिजन की वजह से होती है। तो इसका मतलब हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। किसी ने कहा वाई, रीजन क्या है, पता चला ऑप्शन रीजन पे ही बना है। तो क्यों, क्योंकि कोलिजन के नंबर बढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जिसकी वजह से कोलिजन के नंबर बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, अब थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छी लिख देता हूं,
इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस, इसके बारे में अभी डिटेल भी दूंगा कि ये इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है जब कोलिजन थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो देखो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कोलिजन के नंबर बढ़ रहे हैं। अब बढ़ना दो तरह का है कि लीनियर बढ़ेगा या एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा। इसके लिए अब हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, नहीं तो हमें क्या पता। ये बात तो समझ में आती है कि भाई ठीक है टेम्परेचर बढ़ा रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही तो कोलिजन बढ़ रहा है, कोलिजन बढ़ रहा है तो रेट बढ़ गया। मगर वो रेट बढ़ कैसा रहा है? एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है, लीनियर बढ़ रहा है, स्क्वायर में बढ़ रहा है, क्यूब में बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? बढ़ने का मतलब तो बहुत तरीके से होता है। तो अब हमें एक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, फिर हम लोग उस इक्वेशन को लिखते हैं, वो होती है वन टॉप इक्वेशन। तो वन टॉप इक्वेशन क्या बताती है? इनके बीच में रिलेशन को बताती है। क्या? k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये इक्वेशन ये बताती है कि रेट टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, लीनियरली, एक्सपोनेंशियली या जैसा भी। तो इक्वेशन क्या है? k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब कौन कौन क्या क्या है? वेयर k क्या है? रेट कांस्टेंट। ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस पर एक क्वेश्चन मोस्टली 2 साल से तो 3 साल से तो लगातार आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी पर। टी क्या है? टेम्परेचर। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। और एक और चीज रहेगी ए। ए क्या है? आर्हेनियस पैरामीटर, है ना, या आर्हेनियस फ्रीक्वेंसी। आर्हेनियस पैरामीटर या आर्हेनियस फ्रीक्वेंसी या कोलिजन फ्रीक्वेंसी, हाँ कोलिजन फैक्टर, ये सब इसी के नाम है। अब एक एक करके देखो, टेम्परेचर के बारे में हम जानते हैं, आर के बारे में हम जानते हैं, के बारे में भी हम जानते हैं। हमें दो के बारे में पढ़ना चाहिए, एक है एक्टिवेशन एनर्जी, एक है आर्हेनियस पैरामीटर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम लोग पढ़ाएंगे कोलिजन थ्योरी में, क्योंकि वहां पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूरी पढ़ानी पड़ेगी, वही कोलिजन थ्योरी है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। क्योंकि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अभी इक्वेशन नहीं आई है। आपने ये बता दिया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, आपने ये भी बता दिया कि भाई एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, मगर आपने ये अभी तक नहीं बताया है कि यदि T1 टेम्परेचर पर रेट इतना है तो T2 टेम्परेचर पर रेट कितना होगा। ऐसा अभी आपने कुछ नहीं बताया है। तो इसका मतलब कहानी है, मगर उससे पहले एक टर्म नया आ गया है जो हम में से कोई नहीं जानता है, तो उसको पढ़ लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आधा अधूरा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने में लगेंगे 20-25 मिनट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर साल लगातार क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी क्वेश्चन आया है। एक पेपर में ग्राफ आया है, एक पेपर में इसका असर्शन रीजन आया है, और एक पेपर में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं वाला क्या है, क्या था, अच्छा ब्लैक साइड पे। आप लोग मेहनत करते रहे, मैं चीजें एक एक करके प्रोवाइड कराता रहूंगा। अभी रिवीजन करा रहा हूं, फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि हाँ एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पलर के कौन से क्वेश्चन करने हैं। हाँ, अब मैं बनवा देता हूं, मैं भूल जाता हूं डेली, आज मैं बोल देता हूं, तो मंडे को मिल जाएगा, मंडे को मिल जाएगा, ठीक है। और पूरी ताकत से करो, टाइम बहुत है, टाइम की कोई कमी नहीं है, ध्यान रखना, इस बात से कोई न डरे कि टाइम नहीं है, टाइम खूब है।